यो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लेजेंड्स? देखो यार, मैंने अपनी सारी वीडियोस में देखा है कि तुम लोग वीडियो को हाइप और सपोर्ट नहीं करते। काफी बुरा लगता है। ऐसा मत करा करो यार। अगर व्यूज कम आएंगे तो नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन ही नहीं आता। इसीलिए थोड़ा हाइप और सपोर्ट कर दिया करो। कभी मैं एलीट फाइनेंशियल सर्कल का सबसे ताकतवर वारिस हुआ करता था, पूरी तिजोरी का इकलौता राजा। एक दिन मैंने यूं ही घूमते फिरते एक माफिया प्रिंसेस की जान बचा ली, जिसे उसी का परिवार कुत्ते की तरह ढूंढ रहा था। मैंने उसे अपने प्राइवेट विला में छुपाया, खुद उसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसे पॉलिटिक्स के दांव पेच सिखाए। जब वो मेरी बाहों में थी, तो उसने अपनी खून से सनी उंगलियों से मेरे गले को सहलाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा नशा था जब उसने फुसफुसाकर कहा, यंग मास्टर, एक बार सब कुछ वापस मिल जाए तो मेरी यह जान और यह जिस्म सब आपका होगा। लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि मेरा पूरा फैमिली एम्पायर रातों रात तबाह हो गया और मैं सड़क का वो कुत्ता बन गया जिसे हर कोई लात मारना चाहता था। जिंदा रहने के लिए मैं एक छोटे से बॉर्डर टाउन में भाग आया और वहां एक बार बेक्यू स्टॉल यानी कबाब की दुकान लगाने लगा। जब हम दोबारा मिले, तो वो गोल्डन ट्रायंगल की सबसे खतरनाक एम्प्रेस बन चुकी थी, जिसके चारों तरफ हथियारों से लैस भाड़े के सैनिक थे। वो मेरी उसी तेल और धुएं से भरी कबाब की दुकान में आई। डर के मारे मैंने अपना चेहरा धुएं में छुपा लिया कि कहीं वो मुझे पहचान न ले। पर वो सीधे मेरे पास आई, अपनी बंदूक की नली से मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाया और मेरे कान के पास आकर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोली, बॉस, बहुत मजे कर लिए ना तुमने। अगर अभी मेरे साथ घर नहीं चले तो इस पूरी जगह को उड़ा दूंगी और तुम्हें बेड से बांध कर लॉक कर दूंगी। बॉस, 10 पीस कबाब देना, एकदम एक्स्ट्रा तीखा। ग्राहकों की इस तेज और चीखती आवाज ने मुझे मेरे पुराने ख्यालों से बाहर खींच लिया। मैंने भी तपाक से हाँ में जवाब दिया। फुर्ती से मुट्ठी भर कबाब उठाए और उन्हें सुलगते कोयले की आग पर डाल दिया। जीरे और मिर्च के पाउडर ने आग पर जाते ही गजब की खुशबू छोड़ी, जो उस चिपचिपे धुएं के साथ मिलकर सीधे मेरे मुंह पानी पर आ लगी। मेरा नाम ईथन है। कभी मैं उस एलीट फाइनेंशियल वर्ल्ड का वो शहजादा था जिसके आगे पीछे सब तुम हिलाते थे। और अब मैं इस छोटे से बॉर्डर टाउन में सिर्फ और एक मामूली कबाब बेचने वाला हूँ। तेल में सना हुआ एक आदमी जो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहा है। हालांकि मैं सिर्फ 27 साल का हूँ, पर इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। मुझे लगा था मैं जिंदगी भर इसी कीचड़ में सड़ता रहूंगा। तभी अचानक गाड़ियों के ब्रेक की उस तेज आवाज ने उस नाइट मार्केट की पूरी चहल पहल को चीर कर रख दिया। एक दर्जन चमचमाती काली लग्जरी गाड़ियां किसी खूंखार शिकारी झुंड की तरह आईं और मेरे छोटे से स्टॉल को ऐसे घेरा कि वहां से हवा भी पार न हो सके। सारे कस्टमर्स की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो डर और एक्साइटमेंट के मारे अपनी गर्दनें निकाल निकाल कर देखने लगे। उन गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले और काले सूट चश्मे पहने दर्जनों तगड़े बाउंसर्स हाथों में चमचमाती बंदूकें लहराते हुए बाहर आ गए। खौफ का ऐसा माहौल था कि उन्होंने पलक झपकते ही पूरी की पूरी सड़क खाली करवा दी। जो कस्टमर्स अभी मुझ पर रोब झाड़ रहे थे, वो दुम दबाकर एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते वहां से 9 2 11 हो गए। टेबलें पलट गईं, बियर की बोतलें जमीन पर चकनाचूर हो गईं और मैं हाथों में कच्चे कबाब थामे वहीं का वहीं पथरा गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, मानो सीना चीर कर सीधे गले से बाहर आ जाएगा। वो आ गई थी। आखिरकार वो सच में मेरे सामने खड़ी थी। मेरा पहला रिएक्शन यही था कि मैं छुप जाऊं। इसलिए मैंने अपना चेहरा उस दम घोंटने वाले धुएं में और अंदर धंसा लिया ताकि वो मुझे देख ना पाए। लेकिन तभी वो महंगे ब्रांड की काली हाई हील्स बिल्कुल सटीक तरीके से आकर ठीक मेरे सामने उस तैलीय जमीन पर रुक गई। उसके जूतों की चमक इतनी जबरदस्त थी कि उस गंदी और बिखरी हुई जगह पर वो बिल्कुल अलग ही लेवल की लग रही थी। मेरी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई। बस उसके उसी जाने पहचाने तीखे और महंगे परफ्यूम की खुशबू मेरे नथुनों में जबरदस्ती घुस गई, जिसने कबाब और धुएं की गंध को पल भर में गायब कर दिया। ये उसका वही फेवरेट परफ्यूम था, रोज ऑफ नो मैंस लैंड। उसने कहा, बॉस। उसकी आवाज इतनी बर्फीली और नुकीली थी और चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान देखकर मेरा पूरा बदन कांप उठा। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं और मैं और तेजी से कबाब पलटने लगा। तभी गर्म तेल की एक बूंद मेरे हाथ पर गिरी और जोर का झटका धीरे से लगा। धंधा काफी अच्छा चल रहा है, उसने दोबारा कहा। तभी काले लेदर के ग्लव्स पहने एक हाथ आगे बढ़ा। उसने मेरे हाथ से कबाब छीने और उन्हें कचरे की तरह जमीन पर फेंक दिया और फिर
एक ठंडी, नुकीली मेटल की चीज मेरी ठुड्डी पर आकर टिकी, जिसने मुझे सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। वो बंदूक की नली थी। आखिरकार मैंने उसे करीब से देखा। उसका चेहरा आज भी उतना ही कहातिलाना खूबसूरत था, जितना पहले हुआ करता था। लेकिन 5 साल पुराना वो सीधा साधापन और बचपना अब गायब था। अब उसके चेहरे पर एक खूंखार एम्प्रेस वाला एटीट्यूड था, जो सबको पैरों की धूल समझती थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे गटर के किसी चूहे को देख रही हो। लेकिन उसकी उन खूबसूरत आंखों में मेरे लिए एक पागलपन वाला हक और कब्जा साफ दिख रहा था, जो मेरी समझ से बाहर था। ईथन। उसने चबा चबा कर मेरा नाम लिया, मानो दांतों के बीच से हर एक शब्द को पीस कर निकाल रही हो। 5 साल से हम नहीं मिले, और जरा देखो तो तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। बिल्कुल कबाड़ा। मैंने बोलने के लिए मुंह खोला, पर गला ऐसा सूखा था कि आवाज ही नहीं निकली। शर्म के मारे मेरा पानी पानी होने का मन कर रहा था। मेरी वो सस्ती सी टी शर्ट तेल के दागों से लथपथ थी। हाथों पर जलने के निशान और छाले थे, और मेरे पूरे बदन से सिर्फ और सिर्फ कोयले के धुएं की बदबू आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो एकदम झकास, रॉयल और पूरी अकड़ में थी। हमारे बीच अब जमीन आसमान का फर्क साफ दिख रहा था। उसने प्यार से अपनी बंदूक की नली को मेरी जबड़े की लाइन पर धीरे धीरे फेरा। उसका यह अंदाज जितना रोमांटिक था, उतना ही जानलेवा भी। बहुत नाटक हो गए तुम्हारे। अगर चुपचाप मेरे साथ घर नहीं चले, तो मानो या न मानो इस पूरी दुकान को मिट्टी में मिला दूंगी और तुम्हें रस्सी से बांधकर अपने बेड पर डाल दूंगी। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा एकदम लाल पड़ गया। भारी बेइज्जती और शर्म का एक तगड़ा कॉकटेल मेरे अंदर दौड़ गया। और मजे की बात देखो, उसके वो तगड़े बॉडीगार्ड्स बिना किसी एक्सप्रेशन के यह सारा ड्रामा लाइव देख रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने सरेआम मुझे जोकर बनाकर खड़ा कर दिया हो। स्कारलेट। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका नाम लिया। प्लीज, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और जाने दो। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने दुनिया का सबसे घटिया चुटकुला सुना दिया हो, और वो धीरे से हंसी। जाने दूं तुम्हें? उसने बंदूक पीछे हटाई, पर अगले ही पल झपट्टा मारकर मेरी गर्दन को पीछे से दबोच लिया और बोली, 5 साल पहले जब मेरी जान बचाई थी, तब क्यों नहीं सोचा था मुझे छोड़ देने का? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उसने मुझे आगे धक्का दिया और अपने बॉडीगार्ड्स को ऑन ऑर्डर दिया था, उठाओ इसे। 2 बड़े बड़े बाउंसर्स तुरंत आगे बढ़े, मुझे दोनों तरफ से दबोचा और हवा में उठा लिया। मैंने थोड़ा हाथ पैर मारने की कोशिश की, पर उन्होंने ऐसी जकड़ बनाई कि मैं हिल भी नहीं सका, और भारी बेइज्जती के साथ मुझे रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर ठूंस दिया गया। उस फैंटम गाड़ी का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ, और बाहर की दुनिया से मेरा कनेक्शन कट गया। गाड़ी के अंदर महंगी अगरबत्ती और ऊद की खुशबू थी, जो मेरे कपड़ों से आ रही कबाब और धुएं की गंदी बदबू से पूरी तरह टकरा रही थी। स्कारलेट ठीक मेरे सामने नजाकत से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी थी और मुझे घूर रही थी। गाड़ी में सन्नाटा ऐसा था कि सुई भी गिरे तो धमाका हो जाए। मैंने अपने हाथों को देखा, जो छालों और जलने के निशानों से भरे पड़े थे। शर्म और झिझक के मारे मैंने उन्हें अपनी फटी आस्तीन में छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक आगे झुकी और अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा और मखमली था। जैसे ही उसका हाथ छुआ, मैंने करंट लगने की तरह अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। स्कारलेट वहीं की वहीं थम गई। उसने सिर उठाया और मुझे ऐसे घूरा कि गाड़ी का एसी बिना चालू किए ही -डिग्री पर पहुंच गया। आखिरकार गाड़ी शहर के सबसे आलीशान 5 स्टार होटल के ग्रैंड एंट्रेंस पर जाकर रुकी। उन 2 बॉडीगार्ड्स की कस्टडी में मुझे सीधे ऊपर पेंट हाउस के प्रेसिडेंशियल स्वीट में ले जाया गया। वो भारी दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया, और वो दोनों बाहर यमराज के दूतों की तरह पहरा देने लगे। स्कारलेट ने अपना कोट उतारा, जिससे उसके अंदर का सिल्क टॉप दिखने लगा। वो सोफे पर आराम से फैल गई और अपने लिए रेड वाइन का एक ग्लास पलटने लगी। फिर मुझे ऐसे घूरते हुए जैसे कोई नई प्रॉपर्टी चेक कर रही हो, वो कड़क आवाज में बोली, जाओ, खुद को धोकर साफ करो। और एक चमचमाता सिल्क का बाथरोब मेरे पैरों के पास फेंक दिया। बाथरूम के उस बड़े शीशे के सामने खड़े होकर जब मैंने खुद को देखा, तो मुझे एक हारा हुआ, लाचार और पूरी तरह बेइज्जत इंसान नजर आया, जो मैं था, पर लग नहीं रहा था।
मुझे सच में लगता था कि मेरा पूरा आत्मसम्मान इन 5 सालों की कंगाली और सड़क छाप जिंदगी में पिसकर खत्म हो चुका है। लेकिन उस पल समझ आया कि वो स्वाभिमान मरा नहीं था, बस दिल के किसी कोने में छुपा था। और स्कारलेट उसे बड़े बेरहम तरीके से बाहर निकालकर अपने पैरों तले कुचल रही थी। मुझे नहाने में काफी टाइम लगा। जैसे जैसे मैं अपने जिस्म से मैल हटा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो मैं अपना वो मुखौटा उतार रहा हूं जिसके दम पर मैं अब तक जी रहा था। जब मैं वो कीमती सिल्क बाथरोब पहनकर बाहर आया, तो स्कारलेट हाथ में वाइन का ग्लास लिए खिड़की के पास खड़ी थी। आहट सुनते ही वो मुड़ी और बिना आवाज किए कालीन पर कदम बढ़ाती हुई मेरी तरफ आने लगी। पर उसका हर एक कदम सीधे मेरे दिल पर पड़ रहा था। वो ठीक मेरे सामने आकर रुकी। उसके ग्लास में लाल वाइन घूम रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा काला साया तैर रहा था। उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और अपनी ठंडी उंगलियां मेरी छाती पर रख दी और धीरे से आह भरते हुए बोली, 5 साल हो गए ईथन, पर तुम्हारी ये रीढ़ की हड्डी आज भी वैसी ही अकड़ी हुई है। मेरा पूरा बदन पत्थर की तरह जम गया। न हिलने की हिम्मत थी और न ही सांस लेने की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरा एहसान चुका रही है या बदला ले रही है, या फिर बस अपने पुराने मसीहा को इस लाचार हालत में देखकर अपना सनकी शौक पूरा कर रही है। स्कारलेट की उंगलियां मेरी छाती से फिसलते हुए पेट पर आकर रुकी, जहां 5 साल पुराना वो जख्म था जो उसे भगाते वक्त तक मुझे लगा था। उसने बिना किसी इमोशन के पूछा, क्या अब भी दर्द होता है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, पर मेरे बदन की अकड़न ने सब कुछ बयां कर दिया था। उसने हाथ पीछे खींचा, मुड़ी और टेबल के दराज से एक कार्ड निकाला और उसे मेज पर पटक दिया। वो एक अनलिमिटेड लिमिट वाला ब्लैक कार्ड था। बोली, इसका पिन तुम्हारा बर्थडे है। उसने मेरी तरफ ऐसे नॉर्मल होकर देखा जैसे मौसम की बात कर रही हो और कहा, उस घटिया दुकान को भूल जाओ और अब से मेरे साथ रहो। यह सुनते ही खून सीधे मेरे दिमाग में चढ़ गया। गुस्सा, बेइज्जती और एक अजीब सा दुख मेरे सीने में फट पड़ा। मुझे लगा था वो कम से कम ये तो पूछेगी कि इन 5 सालों में मैं किस हाल में था। पर मैं भूल गया था कि अब हमारी दुनिया एक नहीं रही। उसकी नजरों में मेरी गरीबी का इलाज सिर्फ पैसा था। मैंने एक तीखी हंसी हंसते हुए फटे गले से कहा, क्या एम्प्रेस साहिबा अपना एहसान चुका रही हैं या फिर कोई नया कुत्ता पाल रही हैं? चटैक! उसका चेहरा बदला और उसने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर जड़ दिया। शॉट इतना सॉलिड था कि मेरा सिर घूम गया और मुंह के कोने से खून का स्वाद आने लगा। ईथन! उसने गुस्से में चिल्लाते हुए मेरा हाथ इतनी जोर से मरोड़ा कि लगा हड्डियां टूट जाएंगी और बोली, मेरी शराफत का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। उस दर्द से मेरा दिमाग थोड़ा ठिकाने आया। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से निकलने के लिए मुड़ा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहां से जा सकते हो? पीछे से उसकी ठंडी आवाज आई और उन दो बाउंसर्स ने तुरंत दरवाजा रोक लिया। उसने पीछे से आकर मुझे कसकर पकड़ लिया। उसका बदन मेरी अकड़ी हुई पीठ से सटा था, पर उसकी बातों में कोई अपनापन नहीं था। 5 साल पहले तुमने मुझे अपने विला में छुपाया था और बाहर पैर तक नहीं रखने दिया था। अब बारी मेरी है। मुझे दम घुटता हुआ महसूस हुआ, उसकी बाहों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी आजादी छिन जाने के डर से। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, मैंने चबा चबा कर कहा, जैसे शब्द बर्फ के बक्से से निकल रहे हों। उसने मेरे कान के पास हंसते हुए कहा, भीख? उस हंसी में एक पुराना दर्द और गुस्सा था। मैं तो बस अपनी चीज वापस ले रही हूं। उसने मुझे झटके से अपनी तरफ घुमाया। उसकी लाल आंखों में एक सनकीपन था। बोली, भूल गए तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था मेरी जान तुम्हारी है। अब मैं आ गई हूं तो तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा दिल और तुम्हारी हर चीज वापस लेकर रहूंगी। उसके इस पागलपन को देखकर मेरा दिल जोर से रो पड़ा। हम इस मोड़ पर कैसे आ गए? क्या ये वही लड़की थी जो कभी मेरी बाहों में कांपती थी और आज ये एम्प्रेस पैसे के दम पर मुझे नीचा दिखा रही है? क्या ये दोनों एक ही हैं? स्कारलेट! मैंने एक गहरी सांस ली और शांत होकर कहा, 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। न मैं पुराना ईथन हूं, न तुम पुरानी स्कारलेट हो। हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। बराबर? उसने इस शब्द को चबाया। उसके चेहरे का गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह एक खतरनाक सन्नाटा छा गया। तुम्हारे कहने से हिसाब बराबर हो जाएगा? मैं बहस नहीं करना चाहता था। मैंने झटके से अपने बाथरोब का कॉलर खोल दिया और अपनी छाती का वो भयानक कट दिखाया, जो कंधे से लेकर पेट तक किसी बड़े कनखजूरे की तरह फैला हुआ था। क्या यह काफी नहीं है? मैंने उस निशान की तरफ इशारा करते हुए उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी जान के बदले मेरा यह हाल क्या काफी नहीं है?
स्कारलेट की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उस निशान को ऐसे देखने लगी मानो उसके पार देखना चाहती हो। पल भर में उसकी वो अकड़, गुस्सा और सनकीपन गायब हो गया और उसके चेहरे पर सिर्फ बेबसी और दर्द बचा। पहली बार उसने मेरे सामने अपना वो नकली मुखौटा उतारा था। उसने कांपते हाथों से उस निशान को छूने की कोशिश की, पर हिम्मत नहीं हुई। कांपती आवाज में बोली, क्या क्या यह उसी वक्त का है? मैंने अपना कॉलर वापस बंद कर लिया। अपने बचे खुचे स्वाभिमान के साथ उस निशान को छुपाते हुए कहा, हाँ, इसलिए अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। कमरे में फिर से एक भारी सन्नाटा पसर गया। मुझे उसकी तेज सांसें सुनाई दे रही थी। काफी देर हो गई। मुझे लगा अब वो हार मान जाएगी, पर अचानक वो धीमे से बोली, ये काफी नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद थी। एक निशान से मेरी जान की कीमत पूरी नहीं होती, ईथन। तुम्हारा जो कर्ज मुझ पर है, वो इस जन्म में तो नहीं उतर सकता। मैंने आंखें खोलकर उसे अचरज से देखा। आखिर यह लड़की मुझसे चाहती क्या है? उसकी आंखों का दर्द अब गायब था और उसकी जगह एक ऐसा भयानक पागलपन था जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वो कुछ बड़ी गलतफहमी पाल चुकी थी। टेंग टोंग, डोरबेल की आवाज ने उस भारी सन्नाटे को बीच से ही काट दिया। स्कारलेट तुरंत अपनी उसी एम प्रेस वाले मोड में वापस आ गई। उसने मुझे घूरते हुए कहा, यहीं रहो, हिलना मत, और दरवाजा खोलने चली गई। बाहर एक आदमी खड़ा था, टिप टॉप सूट पहने, एकदम जेंटलमैन टाइप, हाथ में एक फैंसी खाने का डिब्बा थामे हुए। स्कारलेट, मैंने होटल के शेफ से तुम्हारे लिए स्पेशल सूप बनवाया है। उस बंदे की आवाज में मक्खन था और आंखों में आशिकी साफ झलक रही थी। फिर उसकी नजर स्कारलेट के पीछे सीधे मुझ पर पड़ी। जब उसने मुझे सिल्क के बाथरूम में भीगे बालों के साथ खड़े देखा, तो उसके चेहरे की हंसी वहीं परीज हो गई। उसके चेहरे के हाव भाव झटके से बदले और वो नफरत से मुझे घूरने लगा। उसने स्कारलेट से पूछा, और ये कौन है? पर उसकी आंखें मुझे चाकू की तरह चुभ रही थीं। स्कारलेट ने उसे अंदर आने का रास्ता देते हुए बिना किसी इमोशन के कहा, मेरा मेहमान। यह बंदा वेस्ली था, बिजनेस वर्ल्ड का उभरता हुआ सितारा और स्कारलेट का बड़ा पार्टनर, जिसके बारे में मैंने उस छोटे से टाउन के एक रद्दी अखबार में पढ़ा था। वेस्ली ने वो डिब्बा मेज पर रखा और सीधे मेरी तरफ बढ़ा। वो मुझे ऊपर से नीचे ऐसे देख रहा था जैसे किसी बिकाऊ माल की चेकिंग कर रहा हो। स्कारलेट, क्या ये वही मसीहा है जिसे तुम 5 साल से ढूंढ रही थी? उसकी आवाज में भारी बेइज्जती थी। एक मामूली कबाब बेचने वाला बावर्ची। उसने बावर्ची शब्द पर खास जोर दिया। मैंने अपने हाथ इतने जोर से भींचे कि नाखून हथेलियों में धंस गए। मुझे पता था कि यह रात बिना किसी धमाके के खत्म नहीं होने वाली। जिस तरह वो स्कारलेट को देख रहा था, उससे साफ था कि मेरा अचानक यहां टपकना उसकी आंखों में कांटे की तरह खटक गया था। वेस्ली, स्कारलेट की आवाज एकदम कड़क हो गई। अपनी जुबान संभालो। पर वेस्ली पर उसकी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसने मेरे सामने हवा में हाथ हिलाते हुए नौटंकी की ओर बोला, हटाओ यार, कबाब और धुएं की बदबू आ रही है। कितना चीप है। वो थोड़ा हंसा और मेरे पास आकर फुसफुसाया, बेटा, तुम पहले जो भी थे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अभी तुम सिर्फ स्कारलेट के लाए हुए एक पालतू जानवर हो। तमीज से रहोगे तो टुकड़ा मिलेगा, वरना। इससे पहले कि वो अपनी बकवास पूरी करता, स्कारलेट ने अचानक आगे बढ़कर उसे ऐसा तगड़ा धक्का दिया कि वो 4 कदम पीछे जाकर गिरते पड़ते बचा। ये क्या कर रही हो तुम? वेस्ली ने स्कारलेट को शॉक होकर देखा। स्कारलेट किसी शेरनी की तरह मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, वो मेरा मेहमान है, तुम उसे सिखाने वाले कोई नहीं होते। उसकी आवाज में एक अलग ही रौब था। वेस्ली का चेहरा उतर गया। वो स्कारलेट को मेरे आगे ढाल बने देख जल भुनकर राख हो गया। बोला, तुम इस कचरे के लिए मुझसे लड़ रही हो? क्या इस 2 कौड़ी के इंसान की इतनी औकात है? वो क्या है, ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। स्कारलेट ने तुरंत पलटवार किया। अब अपना ये खाना उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। वेस्ली गुस्से से लाल पीला हो गया। वो स्कारलेट पर उंगली उठाता रहा, पर मुंह से शब्द नहीं निकले। आखिरकार उसकी हिम्मत स्कारलेट से पंगा लेने की नहीं हुई, तो उसने सारा गुस्सा मुझ पर निकाला। उसने मुझे ऐसे जहरीले सांप की तरह देखा मानो कच्चा चबा जाएगा, और दांत पीसते हुए बोला, ठीक है स्कारलेट, तुम पछताओगी, और दरवाजा धड़ाम से बंद करके निकल गया। उस बंद दरवाजे की गूंज कमरे में छाई रही। मैंने स्कारलेट की पीठ को देखा जो गुस्से से हाँफ रही थी। मेरे दिल में अजीब सी हलचल मच गई। वो मुझे बचा रही थी,
या सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत कर रही थी ताकि कोई दूसरा उसे छू ना सके? मुझे नहीं पता था। बस इतना पता था कि मेरी वजह से उसे मुसीबत झेलनी पड़ रही थी। देखा, मैंने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए परेशानियां ही लाऊंगा। स्कारलेट मुड़ी। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने मुझे एक अजीब नजर से देखा और कहा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैंने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं 5 साल पुराना ईथन होता तो क्या इस बंदे की इतनी हिम्मत होती कि मुझसे इस टोन में बात करे? मेरी बातें हमारे दोनों के दिलों में कांटे की तरह चुभी। सच ही तो था। अगर मैं आज भी उस एलीट वर्ल्ड का राजा होता, तो वेस्ली की क्या बिसात थी मेरे सामने? पर आज मैं सिर्फ एक कबाब बेचने वाला फॉलोअप इंसान था जो खुद की नजरों में गिर चुका था। स्कारलेट चुप हो गई और कमरे का माहौल फिर भारी हो गया। मैं यहां और नहीं रुकना चाहता था, उसकी दया और उसके इस आशिक की बेइज्जती सहने के लिए। मैंने फिर कहा, मैं जा रहा हूं। मैंने कह दिया ना, तुम नहीं जा सकते। स्कारलेट अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं लगभग चिल्ला पड़ा, क्यों? आखिर मुझ जैसे टूटे हुए आदमी से तुम्हें क्या चाहिए? अगर एहसान चुकाना है तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, और अपनी जान तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। अब और क्या जान लोगी मेरी? मेरे इस गुस्से को देखकर उसकी आंखों में एक दर्द सा दिखा, पर उसने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो मुड़ी और अपने हैंडबैग से एक कागज निकाला, जो थोड़ा पीला पड़ चुका था, पर बड़े करीने से मोड़ा गया था। उसने वो कागज खोला और मेरे सामने कर दिया। उसे देखते ही मेरी सांसें अटक गईं। वो एक लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट था, जो कभी मजाक में मैंने उससे साइन करवाया था। मैंने पुरानी यादों में बहकर उसे बहला फुसला कर इस पर साइन लिए थे, जिस पर मेरी अपनी लिखावट में लिखा था, स्कारलेट अपनी मर्जी से अपनी पूरी जिंदगी का मालिकाना हक मिस्टर ईथन को सौंपती है। नीचे उसके वो पुराने आड़े तिरछे साइन थे और लाल रंग के अंगूठे का निशान भी चमक रहा था। मुझे लगा था उसने इस फालतू कागज को कब का फेंक दिया होगा, पर उसने इसे पूरे 5 साल तक संभाल कर रखा। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं उसे देखता रहा। मेरा गला सूख गया। तभी स्कारलेट के चेहरे पर एक खातिलाना और जीत वाली मुस्कान आई। 5 साल पहले तुमने मुझसे ये साइन कराया था, अब मैं अपना हक जताने आई हूं। उसने कागज पर लिखे मिस्टर ईथन पर उंगली रखी और मेरी तरफ इशारा करके बोली, ईथन, अगले 1 महीने के लिए तुम मेरे हो, और कल से तुम मेरे स्पेशल असिस्टेंट बन रहे हो। मैं वहीं सन्न रह गया। स्पेशल असिस्टेंट? इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यह रायता मैंने खुद फैलाया था। पर देखा जाए तो वो मुझे एक मौका दे रही थी, बिना मेरे बचे खुचे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, अपने पास रखने का बहाना। उसकी इस कॉन्फिडेंट स्माइल को देखकर मेरे दिल में कई बातें आईं, पर आखिरकार मैंने चुपचाप हामी भर दी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। और सच कहूं तो दिल के किसी कोने में मैं खुद भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अगली सुबह होते ही बड़े बड़े ब्रांड्स के डिजाइनर्स और स्टाइलिस्ट्स ने स्वीट का दरवाजा खटखटाया। वो मुझे किसी कीमती पेंटिंग की तरह सजाने लगे। नाप लिया गया और बालों का स्टाइल बदला गया। जब मैं वो कड़क सूट पहनकर शीशे के सामने खड़ा हुआ, तो मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था। शीशे में दिखने वाला बंदा एकदम सीधा और रोबीला खड़ा था। चेहरे के नए नक्श तीखे थे। हालांकि इन 5 सालों की थकान थोड़ी झलक रही थी, पर उस पुरानी रईसी और फाइनेंशियल किंग वाले लुक का 80% हिस्सा वापस लौट आया था। ऐसा लगा जैसे गरीबी के दिन सिर्फ एक बुरा सपना थे। पीछे से स्कारलेट की आवाज आई, नॉट बैड। वो सफेद फॉर्मल सूट पहने, बालों को स्टाइल करके एक बॉस लेडी की तरह खड़ी थी। उसने मेरे चारों तरफ चक्कर लगाया और तसल्ली से सिर हिलाते हुए बोली, ये है मेरा वाला ईथन। उसकी आंखों में एक गजब की दीवानगी और गर्व था। मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैंने तुरंत अपनी टाई ठीक की। उसी शाम वो मुझे एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी में ले गई और उसने सबसे मेरा इंट्रोडक्शन अपने स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर कराया। ये पोस्ट बड़ी कमाल की थी। काम का काम और एक अजीब सा सस्पेंस भी। वहां आए सभी लोग प्राइवेटाइजेशन के इस दौर के बड़े बड़े रईस और वीआईपी थे, जो मुझे शक और हैरानी भरी नजरों से स्कैन कर रहे थे। मैंने अपनी पूरी अकड़ बनाए रखी, पर 5 साल की गुमनामी के बाद मुझे वहां थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं बस चुपचाप स्कारलेट के पीछे चलता रहा। तभी वहां दोबारा वेस्ली टकरा गया। मुझे इस धांसू लुक में देखकर उसकी झलकर खाक हो गई थी और आंखों में जलन साफ दिख रही थी। वो हाथ में वाइन लेकर आया और एक नकली मुस्कान के साथ बोला,
अरे, असिस्टेंट ईथन साहब, नया चोला पहन लिया। मैं तो पहचान ही नहीं पाया। उसने असिस्टेंट शब्द पर खूब ताना मारा। स्कारलेट का मूड खराब हो गया। वो बोलने ही वाली थी कि मैंने उसे मना कर दिया। मैं हमेशा उसके पीछे छुपकर नहीं बैठ सकता था। मैंने अपनी शैंपेन का ग्लास उठाते हुए कहा, मजाक अच्छा करते हैं मिस्टर वेस्ली। कपड़ों से ही तो इंसान की पहचान होती है। इस सूट के लिए मैडम का शुक्रिया। मेरा अंदाज एकदम नपा तुला था, जिससे उसका सारा तंज उसके पेट में ही रह गया। पर वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसी वक्त वहां के होस्ट, जो एक बड़े रियल एस्टेट टाइकून थे, कुछ लोगों के साथ एक बड़े विदेशी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। वेस्ली का दिमाग चला और वो जोर से बोला, चेयरमैन वोंग, इनसे मिलिए। ये स्कारलेट के नए स्पेशल असिस्टेंट मिस्टर ईथन हैं। बड़े पढ़े लिखे हैं। क्यों न इस प्रोजेक्ट पर इनकी राय ली जाए। सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। वेस्ली मुझे सरेआम जलील करना चाहता था कि एक कबाब बेचने वाले को बिजनेस की क्या समझ होगी। सब मेरा मजाक उड़ने का इंतजार कर रहे थे। चेयरमैन वोंग को भी यह अजीब लगा। स्कारलेट ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसकी नसें दिखने लगी। पर मैं एकदम कूल रहा। मैंने माइक थामा और सीधे प्रेजेंटेशन स्क्रीन के पास पहुंच गया, जहां डेटा का पूरा जाल बिछा हुआ था। बस एक नजर देखते ही मेरा वो 5 साल से सोया हुआ पुराना बिजनेस माइंडसेट और लॉजिक तुरंत एक्टिवेट हो गया। मैंने बोलना शुरू किया। आवाज धीमी थी पर पूरे हॉल में गूंज गई। इस प्रोजेक्ट का मुनाफा तो अच्छा दिख रहा है, पर आपने इसमें 3 बड़ी गलतियां छोड़ दी हैं। मैंने लेजर पॉइंटर से स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा। पहली बात, एक्सचेंज रेट का रिस्क। आपने मुनाफा आज के हिसाब से जोड़ा है, पर वहां के पॉलिटिकल हालात खराब हैं। अगर वहां की करेंसी 5% भी गिरी तो आपका फायदा सीधे नुकसान में बदल जाएगा। दूसरी बात, कस्टम्स एक्ट और कानूनी पेंच। वहां के लोकल लैंड एक्ट में छुपी हुई शर्तें हैं। विदेशी कंपनियों की जमीन वहां की सरकार कभी भी बिना पैसे दिए वापस ले सकती है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, आपका टारगेट कस्टमर बेस ही पूरी तरह गलत है। अपने पुराने खानदानी तजुर्बे और बिजनेस की समझ का इस्तेमाल करते हुए मैंने सीधे निशाने पर चोट की और पूरे लॉजिक के साथ सारे रिस्क उनके सामने रख दिए। पूरा हॉल सन्न रह गया। सब मेरी एनालिसिस देखकर शॉक थे। खुद चेयरमैन वोंग के तेवर बदल गए और वो मुझे इज्जत से देखने लगे। वेस्ली का चेहरा तो एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया था। वो मुझे बेवकूफ बनाने आया था, पर खुद मेरी कामयाबी की सीढ़ी बन गया। एक ही शॉट में मैंने गेम पलट दिया। मैंने माइक वापस दिया और स्कारलेट के पास आ गया। पूरा कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग मुझे हैरान होकर देख रहे थे। खुद चेयरमैन वोंग ने आकर मेरा हाथ थामा और कहा, मिस्टर ईथन, आप तो कमाल के खिलाड़ी निकले। आज आपने मेरे अरबों रुपए डूबने से बचा लिए। उन्होंने अपना कार्ड मुझे दिया और कहा कि टच में रहेंगे। इस सब के बीच मेरी नजर स्कारलेट पर पड़ी। उसकी आंखों में वो पुराना पागलपन और गर्व साफ दिख रहा था। उसने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, आज तुम बड़े कड़क लग रहे हो। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। उस पार्टी के जलवे के बाद स्कारलेट की कंपनी में मेरी धाक जम गई। जो लोग मुझे हिकारत से देखते थे, अब वो आगे पीछे घूम रहे थे। स्कारलेट काफी खुश थी। उसने मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स की कमान सौंप दी, जिसमें वेस्ली की कंपनी के साथ होने वाला अरबों का सेमीकंडक्टर चिप प्रोजेक्ट भी शामिल था। उसने फाइलों का ढेर मेरी टेबल पर रखते हुए कहा, यह तुम्हारा टेस्ट भी है और एक बड़ा मौका भी। मैं उसका इशारा समझ गया था। अगर मैंने यह कर दिखाया तो लोगों का यह सोचना बंद हो जाएगा कि मैं उसके टुकड़ों पर पल रहा हूं और मैं उसका असली पार्टनर बन जाऊंगा। पर मुझे पता था यह आसान नहीं होगा। वेस्ली की जो बेइज्जती हुई थी, वो उसका बदला जरूर लेता। और हुआ भी यही। मीटिंग में वेस्ली ऐसे शरीफ बनकर आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चेहरे पर वही नकली मुस्कान चिपकाए हुए उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर असिस्टेंट, आगे भी ऐसे ही गाइड करते रहना। जब मैंने हाथ मिलाया तो उसका हाथ ठंडा था और आंखों में एक छिपा हुआ जहर था। मैंने भी कह दिया, अरे वेस्ली साहब, साथ मिलकर काम करेंगे। अगले कुछ दिन काम इतनी तेजी और आसानी से हुआ कि मुझे शक होने लगा, क्योंकि इतनी आसानी से सब कुछ हो जाना हजम नहीं हो रहा था। मेरे पुराने बिजनेस के तजुर्बे ने कहा कि दाल में कुछ काला है। वेस्ली जैसा नीच इंसान इतनी आसानी से हार मान ले, ये हो ही नहीं सकता। पक्का कोई जाल था। मैंने फाइलों और टेक्निकल डेटा को पचासों बार चेक किया और एक रात मुझे उस डेटा में एक ऐसी बारीक गलती मिली जो पकड़ में आना नामुमकिन थी।
उसने डेसिमल के 6 अंक बाद एक नंबर बदल दिया था, जो टेस्टिंग में तो नहीं दिखता, पर जब मास प्रोडक्शन होता तो पूरी चिप का कबाड़ा हो जाता और अरबों का नुकसान बैठता। और गेम देखो, उसने कॉन्ट्रैक्ट में सारा रिस्क हमारी कंपनी पर डाल दिया था, यानी नुकसान भी हमारा होता। और इस प्रोजेक्ट का हेड होने के नाते मैं सीधे जेल जाता। क्या शातिर चाल थी। उसे लगा मैं 5 साल से मार्केट से बाहर हूं, तो मुझे इन नई तकनीकों का पता नहीं होगा और मैं फंस जाऊंगा। मैंने स्क्रीन पर उस रेड सर्कल को देखा तो मेरी रीड हर्स में एक सिहरन दौड़ गई। अगर आज ये ना पकड़ा जाता तो गेम ओवर था। पर मैंने तुरंत हंगामा नहीं किया। अगर अभी बोलता तो वो टेक्निकल गलती बताकर बच जाता। मैं उसे तब मात देना चाहता था जब वो सबसे ज्यादा हवा में उड़ रहा हो। मैंने चुपचाप उसके डेटा बदलने के सारे सबूत और लॉग्स इकट्ठे किए और अपने पुराने एक खास बंदे को फोन घुमाया। वो बंदा था लोगन, जो कभी मेरे पिता का ड्राइवर और मेरा सबसे वफादार आदमी था। आज वो देश का टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन चुका था। मैंने उसे सब समझाया और वो तुरंत अपनी टीम लेकर रातों रात मेरे लिए एक काउंटर प्लान तैयार करने आ गया। हमने वेस्ली के ही बनाए जाल का इस्तेमाल करके डेटा तो ठीक किया ही, साथ ही एक ऐसा प्रोग्राम सेट कर दिया जो लाइव मीटिंग में उसकी चोरी पकड़ेगा। मैंने टेबल पर 2 फाइलें रखी, एक उसकी वो फ्रॉड वाली और दूसरी मेरी वो परफेक्ट फाइल जो 20% ज्यादा मुनाफा देगी। वेस्ली को ऐसा सरप्राइज मिलने वाला था जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। स्कारलेट शायद मेरे इस बदले हुए बर्ताव को भांप रही थी। मैं देर रात तक काम करता था पर उसने कुछ पूछा नहीं। बस हर रात मेरी टेबल पर गर्म दूध का ग्लास आ जाता था। मीटिंग वाले दिन सुबह उसने मुझे रोका, मेरा कॉलर ठीक किया और प्यार से बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, छा जाओ। इन शब्दों ने मुझे वो पावर दी कि मैंने मन में ठान लिया, वेस्ली, तेरा टाइम खत्म, अब मैं स्कारलेट पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। कॉन्फ्रेंस रूम में मीडिया के कैमरे और लाइट्स ऑन थी। चारों तरफ फ्लैश चमक रहे थे और माहौल काफी बड़ा था। ये डील दोनों कंपनियों के लिए बहुत बड़ी थी। वेस्ली मेरे सामने पूरी अकड़ में बैठा कैमरों की तरफ हाथ हिला रहा था। उसकी ओवर स्मार्टनेस साफ दिख रही थी। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे बिल्ली चूहे को देखती है। उसे लगा था कि आज वो इस पुराने किंग का काम तमाम कर देगा। स्कारलेट मेरे बगल में बैठी थी, ऊपर से शांत, पर उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। मैंने उसका हाथ थपथपाया कि फिक्र मत करो। साइनिंग शुरू हुई। लीगल टीम ने सब चेक किया और एंकर ने अनाउंस किया, दोनों पार्टनर्स प्लीज स्टेज पर आकर साइन करें। वेस्ली सूट ठीक करके खुशी खुशी खड़ा हुआ। मैं भी खड़ा हुआ और जैसे ही पेन उठाने वाले थे मैंने कहा, 1 मिनट रुकिए। मेरी आवाज हॉल में बिजली की तरह गूंजी और सब हैरान हो गए। वेस्ली की हंसी गायब हो गई। वो चिढ़कर बोला, असिस्टेंट ईथन, इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? लीगल टीम ने तो सब क्लियर कर दिया था ना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दिक्कत कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, बल्कि इसके पीछे के टेक्निकल डेटा में है। ये सुनते ही उसका रंग उड़ गया, पर वो खुद को संभालते हुए चिल्लाया, क्या बकवास है? दोनों टीमों ने डेटा चेक किया है, इसमें क्या खराबी होगी? वो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगाने लगा ताकि बात रफा दफा हो जाए, पर मैं उसे यह मौका नहीं देने वाला था। मैंने उसकी बकवास को इग्नोर किया और शांति से चुटकी बजाई। पीछे की बड़ी स्क्रीन तुरंत ऑन हो गई। स्क्रीन पर कोई नॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं, बल्कि कोडिंग का वो सिस्टम खुला जो लोगन की टीम ने सेट किया था। वहां साफ दिख रहा था कि 3 दिन पहले रात को एक आईपी एड्रेस से वेस्ली की कंपनी के सर्वर में घुसकर चिप का डेटा बदला गया था। पुराना और नया डेटा आमने सामने था और वो 6 डिजिट बाद वाली गलती साफ दिख रही थी। वहां बैठे एक्सपर्ट्स तुरंत समझ गए कि ये क्या झोल है और पूरा हॉल चिल्ला उठा। स्क्रीन देखते ही वेस्ली का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए मेरी तरफ उंगली उठाने लगा, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैंने माइक पर कहा, मिस्टर वेस्ली, अब ये मत कहना कि ये किसी स्टाफ की गलती है, क्योंकि हमारे पास लॉग्स हैं कि ये काम आपके ही ऑफिस के वाईफाई से और आपके अकाउंट से हुआ है। सबूत पक्के थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वेस्ली के पैर कांपने लगे और वो धड़ाम से कुर्सी पर गिर पड़ा। सारे कैमरे उस पर फ्लैश चमकाने लगे। हमारे मेन पार्टनर गुस्से से खड़े हुए और बोले, वेस्ली, तुम्हारी इतनी घटिया हरकत, हम तुम्हारे जैसी धोखेबाज कंपनी के साथ कभी काम नहीं करेंगे।
मुझे उस पर रत्ती भर भी रहम नहीं आया। मैंने रिमोट का बटन दबाया और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, माना कि अभी एक झटका लगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि डील कैंसिल हो गई। देखिए, ये है हमारा नया प्लान। हमने पुरानी गलतियों को ठीक करके एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो न सिर्फ सेफ है, बल्कि आपका मुनाफा भी 20% बढ़ा देगा। मेरी आवाज में एक अलग ही दम था। पार्टनर की आंखें चमक उठी। उन्होंने फाइल छीनी और पढ़ते ही बोले, कमाल है, ये तो जीनियस का काम है। और उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया। हम वेस्ली के साथ डील खत्म करते हैं और मिस्टर ईथन के इस प्लान के साथ स्कारलेट की कंपनी से बड़ी पार्टनरशिप करेंगे। पूरा कमरा फिर से तालियों से गूंज उठा। सब मुझे इज्जत और हैरान नजरों से देख रहे थे। वेस्ली को फ्रॉड के इल्जाम में गार्ड्स घसीटते हुए बाहर ले गए। वो जाते जाते भी मुझे गालियां दे रहा था, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने स्कारलेट की आंखों में देखा। वो मेरे पास आई और सबके सामने मुझे कसकर गले लगा लिया और मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, वेलकम बैक मिस्टर ईथन। उस पल मैं ना कोई असिस्टेंट था, ना कबाब बेचने वाला। मैं वही पुराना ईथन था जो अपने दम पर वापस राजा बन चुका था। इस काउंटर अटैक ने मुझे रातों रात स्टार बना दिया। 5 साल बाद ईथन का नाम फिर से मार्केट में गूंज उठा। किंग इज बैक। सबको पता चल गया था कि स्कारलेट के साथ एक धाकड़ खिलाड़ी आ चुका है। वेस्ली की कंपनी बर्बाद हो गई। शेयर्स गिर गए और मार्केट से उसका पत्ता कट गया और वो खुद जेल की हवा खाने की तैयारी करने लगा। जब सब ठीक हो गया तो कंपनी ने मेरे लिए एक बड़ी पार्टी रखी। लोग मेरे आसपास ग्लास लेकर तारीफों के पुल बांध रहे थे, पर मेरा ध्यान कहीं और था। स्कारलेट पार्टी की शुरुआत में आई थी और बहाना बनाकर जल्दी निकल गई थी। मैं भी भीड़ से बचकर सीधे कंपनी वापस आ गया, क्योंकि मुझे उससे मिलना था। जब मैं उसके केबिन के पास पहुंचा तो दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर बहस चल रही थी। मैडम, आपने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया। ये आवाज बोर्ड मेंबर आर्थर की थी। क्या उस ईथन के लिए वेस्ली खानदान से दुश्मनी लेना सही है? वेस्ली भले गिर गया हो, पर उसकी फैमिली का साउथ अमेरिका का बिजनेस हमारे लिए जरूरी था। क्या आपको पता है कि उनसे डील तोड़ने पर हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा? दूसरे डायरेक्टर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल मैडम, ईथन टैलेंटेड है, पर अगर आप ऐसे इमोशंस में आकर बिजनेस करेंगी तो बाकी लोग निराश हो जाएंगे। मैं दरवाजे के बाहर ही जम गया। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। मुझे बस इतना पता था कि वेस्ली बर्बाद हुआ है, पर यह नहीं मालूम था कि स्कारलेट ने मेरा बदला लेने के लिए अपने इतने बड़े बिजनेस का नुकसान कर दिया था। तभी अंदर से स्कारलेट की कड़क और जिद भरी आवाज आई। उसने बस एक बात कही, मेरे रूल्स, यानी फाइनल रूल्स। और उसने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा, जो कोई भी ईथन पर हाथ डालेगा वो सीधे मेरी जान पर हाथ डालेगा। यह बात आखिरी बार समझ लो।